अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ऐलान किया है कि नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो साबिक वज़ीर आज़म हैं नवाज़ शरीफ, उन्होंने एक दफ़ा फिर जो अपना बयानिया है या अपनी तोपों का जो रुख है, वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान थे, जिसकी वजह से नवाज शरीफ समझते हैं कि उनको इक़्तिदार से हटाया गया था, उस तरफ मोड़ दिया है। अब उसके अंदर कम अज़ कम पिछले चंद रोज़ के अंदर नवाज शरीफ ने 2 मरतबा ये मुतालबा किया है कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़, उसके साथ साकिब निसार और कुछ और जो जजेज़ हैं, इवन जो मौजूदा जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाज़ुल एहसन, उनका एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि 2017 में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था और फिर एक साजिश के ज़रिए उनको इक़्तिदार से हटाया गया और आज पाकिस्तान इन मुश्किलात से दो चार है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले जो नवाज शरीफ का ये मुतालबा है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ऐसा होगा? इसके हवाले से एक मैं आपको बेस्ड ऑन माय इंफॉर्मेशन जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है कि उसके हवाले से वो क्या सोचते हैं, और फिर कुछ अपना मैं आपको एक पर्सपेक्टिव भी दूंगा, और ये जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे कि क्या इन दोनों जो ताकतवर शख्सियात थी माजी में, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सबसे पहले आई थिंक जहाँ तक बयानिए का ताल्लुक है PMLN का और नवाज शरीफ का, कि दोबारा उस बयानिए के ऊपर वो वापस आ रहे हैं जो गुजरावाला में एक खिताब किया था, जिसको PMLN वाले हिस्टोरिक समझते हैं, जिसमें बाकायदा तौर पर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का नाम लिया था कि इन दोनों शख्सियात ने उनको इक़्तिदार से हटाया। उस वक्त ऑफ कोर्स दोनों सर्विस में मौजूद थे, आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा और ISI के सरबराह थे जनरल फैज़। लेकिन क्या ये नवाज शरीफ का जो बयानिया है आज भी मतलब कहने का मकसद ये है कि वो जस्टिफाई करते हैं? आई थिंक इसके हवाले से शुरू में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल PMLN का ये जो बयानिया है, ये आज भी अगर मजबूत होता, अगर जो PMLN है और उनके साथ जो दूसरी जमातें हैं, लेकिन PMLN का यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि जब अप्रैल 2022 में उन्होंने इमरान खान को दो के तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ही हटाया, लेकिन एवरीबडी नोज़ के उस वक्त जो लड़ाई थी जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान थी, या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान थी, और जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो जान छुड़ाना चाहती थी इमरान खान से, और PMLN और जो बाकी सियासी जमातें हैं, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को वो कंधा फराहम किया, और उसके नतीजे में जो बारगेन थी वो यही थी कि इमरान खान इक़्तिदार से अलग हुए, और जो ये जमातें थी उसमें PMLN भी शामिल है, इनके लिए राह हमवार हुई कि ये दोबारा इक़्तिदार में आए और शहबाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने। और एज लॉन्ग एज PMLN और PDM की हुकूमत जब तक रही, तो अगर आप देखेंगे जनरल फैज़ का तो कहीं ना कहीं जिक्र होता रहा, उनको वो तनकीद का निशाना बनाते रहे, लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से मुकम्मल खामोशी हो गई। ना नवाज शरीफ, ना मरीम नवाज, ना जो उनकी बाकी जो क़यादत है, उन्होंने जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाया। इनफैक्ट जो शहबाज शरीफ थे वो तो उनके बहुत बड़े मोतरफ थे, लेकिन अब जब उनके पास इक़्तिदार नहीं रहा और इलेक्शन की आमद आमद है और नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं, तो एक दफ़ा फिर इस बयानिए ने जोर पकड़ा है और नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लेकर कहा है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनका एहतसाब होगा, तो तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। तो माजरत के साथ तमाम जो PMLN के सपोर्टर्स हैं, आई थिंक उनके इस बयानिए में अब वजन नहीं है, क्योंकि अगर वो अप्रैल 2022 में एस्टेब्लिशमेंट का कंधा ना बनते इमरान खान को हटाने के लिए, तो आज यकीनी तौर पर PMLN पॉपुलर भी होती और इक़्तिदार उनकी खुद झोली में आ जाता। लेकिन उस वक्त PMLN को यह डराया गया कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में रहे, वो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना देंगे, और जनरल फैज़ अगर आर्मी चीफ बने तो तमाम जो PMLN की क़यादत है, फर्स्ट सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप, उनको वो स्पीडी ट्रायल के ज़रिए उठा के जेल में बंद कर देंगे और इमरान खान जो है अगले 10 साल के लिए इक़्तिदार में रहेंगे। और इस तरह डरा के जनरल बाजवा ने ये फिर सारा जो तहरीक अदम एतमाद का एहतमाम हुआ और इमरान खान को इक़्तिदार से अलग कर दिया गया। हालांकि अगर उस वक्त जनरल बाजवा और इमरान खान की लड़ाई में जो PMLN है सिर्फ एक खामोश तमाशाई बनी रहती और तमाशा देखती और तालियां बजाती,
तो आप यकीन करें एस्टेब्लिशमेंट भी उतनी गंदी होती, इमरान खान भी गंदे होते और इक़्तिदार जो है PMLN के पास खुद ब खुद आ जाता। ये मैंने एक शुरू में मैंने कहा आपको एक डिस्क्लेमर या एक तज्जिया भी दे दूं। अब जब बात करते हैं कि क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब हो सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसके हवाले से आई थिंक सबसे पहले आई थिंक हिस्टोरिक फैक्ट्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि 4 दफ़ा इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा। जब मार्शल लॉ नहीं था तो बिहाइंड द सीन बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स जो वर्दी में थे उन्होंने सियासत में मुदाखलत की, सिवाय जनरल मुशर्रफ के, और वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि उसका क्या हाल हुआ, कि जिसके खिलाफ कोशिश की PMLN ने कि उनको कटहरे में लाया जाए, उनका एहतसाब हो, उसका क्या हुआ वो भी हमारे सामने है। लेकिन किसी और जनरल के बारे में आप बताएं जो खास करके आर्मी चीफ रहा हो, उसके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो, इवन को ISI का सरबराह रहा हो कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब कोई भी आर्मी चीफ बनता है, और बेशक अगला कोई भी आर्मी चीफ आए, हो सकता है कि उसके शदीद इख्तलाफात हों जो उसका प्रीडिसेसर है, लेकिन जहाँ तक इदारे की बात आती है, यानी कि इदारे के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, तो वो तमाम एक होते हैं। मसलन उसकी मिसाल ये है कि जनरल कियानी और जनरल मुशर्रफ की आपस में नहीं लगती थी। जब जनरल मुशर्रफ को इक़्तिदार जो उनका 9 साल का इक़्तिदार था, उनको उनसे हाथ धोना पड़ा, तो जनरल कियानी ने कोई ऐसा काम नहीं होने दिया, बावजूद इसके कि उनका जनरल मुशर्रफ से इख्तिलाफ था, कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। क्योंकि जहाँ इदारे का मफाद आता है तो फिर तमाम जो जर्नैल हैं या तमाम जो आर्मी चीफ्स हैं वो एक हैं, वो नहीं चाहते। खुद अगर वो कार्रवाई करना चाहें तो वो अलग बात है, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि उनके इदारे से बाहर कोई और सिविलियन हुकूमत उनके एक्स आर्मी चीफ के खिलाफ और इवन ISI चीफ के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करे। आप तारीख उठा के देख लें कि लंबी तारीख में ना जाएं, अगर आप पिछले 30 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, कितने आर्मी चीफ गुजरे, किसी न किसी आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा कि उन्होंने सियासत में मुदाखलत की है, कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसी तरह जो ISI के सरबराह हैं उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगते रहे, किसी एक का नाम बता दें कि उनके खिलाफ कार्रवाई की गई होगी, तो इसका मतलब है कि जो फौज है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके आपस में जो मर्जी इख्तलाफात हों, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहते कि उनका कोई एक्स जो आर्मी चीफ है या एक्स ISI चीफ है उसके खिलाफ किसी भी तरह की पब्लिकली कोई कार्रवाई हो। रही बात जनरल मुशर्रफ की, एक एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। PMLN और नवाज शरीफ ने पूरा जोर लगाया और उनको एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने मुशर्रफ को सजा भी दी, सजाए मौत भी दी, लेकिन उस सजा का क्या हुआ कि विद इन नो टाइम एक लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो स्पेशल ट्रिब्यूनल है उसी को उड़ा दिया, और एक दिन के लिए भी जनरल मुशर्रफ जो हैं वो जेल तक नहीं गए, और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको पूरे फौजी एजाज के साथ दफनाया गया। और इवन जब उनको सजा हुई तो आपको याद होगा कि कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, उसके बाद बाकायदा तौर पर DG ISPR की तरफ से एक बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने जो स्पेशल ट्रिब्यूनल की जो सज़ा थी उसकी मजम्मत की, उसकी मुखालफत की, बावजूद इसके कि जो सज़ा उनको दी गई थी वो पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है 3 नवंबर 2007 का जो इकदाम है उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया था, और आर्टिकल 6 जो है वो जनरल मुशर्रफ पर लगाया गया था। 12 अक्टूबर 1999 की जहाँ तक बात है, जाहिर है कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया था, उसके बाद पार्लियामेंट ने भी उसको इंडोर्स कर दिया था, लेकिन 3 नवंबर 2007 के इकदाम को ना तो सुप्रीम कोर्ट ने और ना ही पार्लियामेंट ने इंडोर्स किया था, और इसी वजह से आर्टिकल 6 जो है उसका इतलाक किया गया था जनरल मुशर्रफ के ऊपर और उनको सजाए मौत दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद, इतने क्लियर फैसला आने के बावजूद, जो उनका जो इदारा था, जो एक्स जिसके वो बॉस थे, उन्होंने आइन और कानून के बजाय अपना जो साबका बॉस थे उनके साथ खड़े होने का फैसला किया, और उनको जब इंतकाल हुआ, जैसे मैंने कहा कि बाकायदा तौर पर पूरे फौजी एजाज के साथ उनको दफनाया गया। तो मैसेज जो है वो बड़ा क्लियर है कि इनके आपस में जितने मर्जी इख्तलाफात हों, कम अज़ कम वो नहीं चाहेंगे कि उनका कोई एक्स आर्मी चीफ हो या एक्स ISI का सरबराह उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। तो ये एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव मैंने आपको दे दिया कि क्यों इन दोनों साहिबान के खिलाफ अगर इल्ज़ामात और एविडेंस आ भी जाता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरा, जहाँ तक बात है जनरल बाजवा की, तो एक और वजह जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ
कार्रवाई होना नामुमकिनात में से। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखें, जनरल बाजवा जो हैं, जब आर्मी चीफ बने तो हर फौज के अंदर आपको पता है कि जो भी अफसरान होते हैं तो एट टाइम्स आपकी एक टीम बन जाती है जो आपके नीचे अफसरान होते हैं। तो आप अपने जो हम ख्याल या लाइक माइंडेड या उस तरह के जिससे आप कंफर्टेबल होते हैं, उन्हीं को अफसरों को साथ लेकर के चलते हैं। तो जनरल बाजवा ने जो सर्विस की, मसलन वो जब कोर कमांडर थे रावलपिंडी के, या जो बाकी पोजीशंस उन्होंने सर्व की, तो उसमें जो दो अफसरान जिनके साथ जो उनके सबॉर्डिनेट रहे या उनके अंडर सर्व किया या जिनके साथ बड़ी उनकी क्लोज एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा, वो थे एक जनरल फैज़ हमीद और दूसरे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर। और उसकी जो बेहतरीन मिसाल है कि जब नवंबर 2016 में जनरल बाजवा की तैनाती हुई बतौर आर्मी चीफ, तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किए या जो सबसे पहले जो डिसीजंस हैं उसमें से उन्होंने जो किए, दो अहम तैनातियां की। एक डीजी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस हैं और दूसरा जो डीजीसी हैं, यानी कि आईएसआई के अंदर जो इंटरनल विंग और जो सारे जो पॉलिटिकल मामलात को देखते हैं, वो दो पोजीशन जो हैं उनमें ट्रांसफर्स की। और ये दो जो पोजीशंस हैं ये बहुत अहम होती हैं। कोई भी जो आर्मी चीफ होता है उसके वो ख़ास आप कह सकते हैं कि ईयर्स एंड आइज वो लोग होते हैं। तो डीजीसी किसको लगाया जनरल बाजवा ने? वो थे उस वक्त ऑफ कोर्स मेजर जनरल थे, मेजर जनरल फैज़ हमीद। और उसके मुकाबले में जो डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस थे वो किसको लगाया? जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर। तो इसका मतलब है कि जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैज़ हमीद ये दोनों जनरल बाजवा के आप कह सकते हैं कि ख़ास वो अफसर थे जिन पर वो एतमाद करते थे। वो अलग बात है कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का जो आपस में एक ताल्लुक था वो बहुत ज़्यादा पब्लिकली हाईलाइट हुआ। जनरल आसिम मुनीर और जनरल बाजवा के बारे में शायद इतनी बात नहीं हुई। और एक और आगे चल कर के क्यों जनरल जो आसिम मुनीर हैं वो जनरल बाजवा के फेवरेट थे। जब अगस्त 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई, उस वक्त आईएसआई के सरबरा नवीद मुख्तार थे। वो ऑफ कोर्स अक्टूबर नवंबर में रिटायर हो गए और उनकी जगह जब आईएसआई के सरबराह की तैनाती हुई तो कौन चॉइस थे जनरल बाजवा के? जो फर्स्ट चॉइस थे वो थे जनरल आसिम मुनीर। अगेन जो भी जो आर्मी चीफ है वो आईएसआई के सरबराह के लिए एक ऐसे बंदे को नॉमिनेट करेगा जिस पर उसको खास एतमाद होगा, जो उसका खास अफसर होगा। तो इसलिए जनरल बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर को नॉमिनेट किया और इमरान खान ने वो इंडोर्स किया। वो अलग बात है कि 9 माह के अंदर ही और इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है कि जो इख्तलाफात हुए बिटवीन आईएसआई के सरबराह के उस वक्त के जनरल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, और फिर उनको अनसेरेमोनियसली इमरान खान ने रिमूव किया और उसके बाद फिर जनरल फैज़ हमीद को बतौर आईएसआई के सरबराह के तैनात किया गया। अब मैंने ये जो आपको एक पूरा पर्सपेक्टिव बताया है, अब मैं जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ कि ये खबरें भी ऑफ कोर्स जब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला हुआ तो ये खबरें आती रही कि जो फौज के अंदर जो 76 लॉन्ग कोर्स के जो अफसरान हैं जो पोटेंशियल हो सकते हैं टू बिकम एन आर्मी चीफ, वो मुखालफत कर रहे थे जनरल आसिम मुनीर की, ये नहीं चाहते थे कि वो आर्मी चीफ बने। और उसमें ये भी खबरें शायद आती रहीं कि कहीं ना कहीं जनरल जो बाजवा हैं आउट गोइंग आर्मी चीफ हैं वो भी इस हक में है कि 76 जो लॉन्ग कोर्स का कोई अफसर जो है उसको आर्मी चीफ तैनात किया जाए। लेकिन जो मुझे ज़राए ने बताया जो जनरल बाजवा के क्लोज हैं वो इन तमाम खबरों की मुस्तरद करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल जनरल आसिम मुनीर की मुखालफत नहीं की थी। अगर वो उनकी मुखालफत करने वाले होते तो वाई उनको पहले वो जनरल जो आईएसआई के सरबराह के लिए नॉमिनेट करते नवंबर 2018 में। और उनका ये कहना है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो डेफिनेटली किसी एक ऐसे आर्मी चीफ को नॉमिनेट करेंगे या आर्मी चीफ की पोजीशन के लिए नॉमिनेट करेंगे हु विल मेक श्योर कि कम अज़ कम उनका जो फ्यूचर है या उनके लिए को मुस्तकबिल में प्रॉब्लम ना हो। इन अदर वर्ड्स जनरल बाजवा इज़ फुली कन्विंस्ड कि एज लॉन्ग एज जनरल आसिम मुनीर इज़ देयर, और जैसे मैंने इनका बैकग्राउंड भी आपको पूरा एक बताया, वो कभी भी जनरल जो उनके अपने एक्स बॉस हैं ऑफ कोर्स जनरल आसिम मुनीर, जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके खिलाफ कोई भी ऐसा इकदाम या कोई भी ऐसे जो फैसला जिससे
जनरल बाजवा को नुकसान हो उसकी कभी भी मंजूरी नहीं देंगे। और उसकी एक झलक हमने ज़रूर देखी कि जब कुछ माह पहले GHQ में यौम शोदा के हवाले से, यौम दिफा के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, तो जब जनरल बाजवा के ऊपर खुलकर तनकीद हो रही थी, खास करके तहरीक इंसाफ के लोग तनकीद कर रहे थे और उन पर आप कह लें कि फ्रंटल अटैक कर रहे थे, तो जनरल आसिम मुनीर ने बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा को उस तकरीब में GHQ में दावत दी। और अगर आप देखें तो बिल्कुल जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनके साथ वहाँ पे मौजूद हैं। तो एट टाइम्स जिसे कहते हैं ना कि जो एक तस्वीर है वो 1000 अल्फाज से भी भारी होती है। तो मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर था। अगर आप उसमें मैसेज देखें कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं और या जनरल बाजवा के से उनका कोई इख्तलाफ नहीं है और एक वाज़ेह पैगाम था। तो इसलिए जनरल बाजवा जो हैं इस कन्विंस्ड के जनरल आसिम मुनीर जो हैं नवाज शरीफ के कहने पे या किसी और के कहने पे उनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगला जो सवाल है जनरल फैज़ हमीद का, अब ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे, तो ये हर इदारे में भी हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान आपस में काफ़ी एक कॉम्पिटिशन वो रहा। और इसीलिए अगर आप देखें तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोनों को राज़ी करने की कोशिश की। जब वो आर्मी चीफ बने तो एक को DGMI बना दिया, दूसरे को DGC बना दिया। दोनों अहम पोजीशंस हैं, मतलब दोनों को नाराज बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद इनका आपस में एक कंपटीशन रहा। और इसी वजह से अगर आप देखें कि जैसे ही जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती हुई, तो जो पहला काम उन्होंने किया, दो के जनरल फैज़ तो यही कहेंगे कि उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन उनसे कहा गया था कि बस अब आप की फ़ौज में ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर है कि आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और घर को चलें। तो जनरल बाजवा की तो जहाँ तक बात है, तो जनरल आसिम मुनीर उनके खिलाफ तो किसी भी तरह की कार्रवाई की मंजूरी नहीं देंगे। लेकिन एक बात कही जाती है, क्योंकि इनका जनरल फैज़ हमीद और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात रहे, तो शायद जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। लेकिन ये कार्रवाई भी होना क्यों एक बहुत कठिन लगता है, उसकी वजह यह है कि अगर आप कह सकते हैं एक लिहाज से कि जनरल कमर जावेद बाजवा की जो इंश्योरेंस है वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, तो जनरल फैज़ की जो इंश्योरेंस है वो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि जनरल फैज़ के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई हो। दो कि ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है कि जब आखिरी जो हफ्ते थे या आखिरी महीने थे, उसमें जनरल फैज़ और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान जो ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं थी जो पहले थी। लेकिन अभी भी जो उनके ताल्लुकात हैं वो इस नौयत के हैं कि शायद क्या यकीनन जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जनरल फैज़ के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई हो। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ ये बात एक हकीकत है कि बहुत सा काम जो जनरल फैज़ ने किया वो बतौर DGC किया, और फिर जब ISI के सरबराह थे, बहुत से जो इंटरनल मामलात हों, एक्सटर्नल मामलात हों, उसमें उन्होंने अपने फैसले किए। लेकिन ये अपनी जगह पे हकीकत मौजूद है कि जनरल फैज़ प्राइवेटली यही बताते हैं कि अगर 2018 के इलेक्शंस की बात हो या उसके बाद की जो पॉलिसी हो, फ़ौज के निज़ाम से जो लोग वाकिफ़ हैं, कोई एक जो जनरल है या DGC या सिर्फ ISI का जो सरबराह है, वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो आर्मी चीफ की मंजूरी के बगैर बड़े फैसले कर सकता है। और ये बात उनकी आई थिंक एक लिहाज से ठीक भी है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आप जनरल कमर जावेद बाजवा को माइनस कर दें, यानी कि जो भी उनका रोल रहा हो, अगर बात मान ली जाए या नवाज शरीफ कहते हैं कि 2017 में उनको इक़्तिदार से हटाने में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने अहम किरदार अदा किया, तो फिर सिर्फ कोई एक इंडिविजुअल, यानी कि उसमें जनरल फैज़ का कसूर नहीं होगा, जनरल कमर जावेद बाजवा का भी उसमें नाम आएगा। और ये बात ऑफ कोर्स जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो ये भी जानते हैं। तो इसीलिए आई थिंक अगर तो एहतसाब या कार्रवाई होगी तो दोनों के खिलाफ होगी, या और भी जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ होगी, किसी एक को सिंगल आउट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ये जो पूरा मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया, और जो पूरा आपको मैंने आप कह सकते हैं कि पस मंज़र बयान किया, तो मौजूदा हालात को सामने रखते हुए एक जो हिस्टोरिकल हमारे यहाँ पर्सपेक्टिव है कि कभी भी किसी रिटायर्ड आर्मी चीफ और किसी रिटायर्ड ISI के सरबराह के खिलाफ पाकिस्तान में कभी कार्रवाई नहीं हुई। और अगर कार्रवाई की कोशिश की भी गई
तो उसमें जो भी सिविलियन हुकूमत थी उनको ज़बरदस्त नाकामी हुई। दूसरा, जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के दरमियान जो आपस में इतना क्लोजली एक लिंक रहा ड्यूरिंग देयर सर्विस, तो ये मुमकिन नहीं है कि अगर जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई होगी तो उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो बच जाएंगे। तो इस एतबार से आई थिंक जो लोग ये तवक्को कर रहे हैं, ख़ास करके PMLN के लोगों को ये तवक्को है, और इवन के आई बिलीव के जहाँ तक जनरल कमर जावेद बाजवा की बात है तो तहरीक इंसाफ भी ये चाहती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उनके अपने ग्रीवेंसेस हैं कि वो समझते हैं कि अप्रैल 2022 में जो इमरान खान को हटाया गया तो वो जनरल बाजवा की ही वजह से इक़्तिदार से उनको हटाया गया, तो वो भी उनका एहतसाब चाहते हैं। PMLN ज़ाहिर है कि वो 2017 में जब नवाज शरीफ को हटाया गया, 2018 में वो समझते हैं कि धांधली के ज़रिए PMLN को हरवाया गया, तो वो उस हवाले से एहतसाब चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, और आई मे बी रॉन्ग, बट जो मैंने पाकिस्तान की तारीख देखी है और जो अभी जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, जो मैंने आपको एक डेलिकेट सिचुएशन बताई, जो ताल्लुक बताया मौजूदा आर्मी चीफ और इवन जनरल कमर जावेद बाजवा का माजी के एतबार से, एंड जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ के दरमियान जो आपस में ताल्लुक है, तो मुझे नहीं लगता कि जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल फैज़ के खिलाफ किसी भी तरह की मुस्तकबिल करीब में कोई कार्रवाई होती नज़र आ रही है। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।